हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में एंजियोस्पर्म्स में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है ना। आज हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट्स होता है हम उसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों में होने वाले इवेंट्स को हम सबने देख लिया। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है, क्लियर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है ऑल दोज इवेंट्स विच अकर्स आफ्टर double fertilization and ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो भी इवेंट्स होगा उसे हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, है ना। तो मेनली इसमें जो फ्लोरल पार्ट होंगे, है ना, फ्लोरल पार्ट फॉल ऑफ हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एंथर है या फिलामेंट है या स्टिग्मा है या स्टाइल है, तो इस तरह के जो, या फिर कार्पेल्स कलरफुल पार्ट है, ये सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या फॉल ऑफ हो जाते हैं, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं फ्लोरल पार्ट, है ना, पार्ट्स लाइक एंथर, फिलामेंट और स्टाइल, स्टिग्मा, कार्पेल्स, सेपल्स, पेटल्स और ड्राइड एंड फॉलो। क्लियर। लेकिन यहाँ पर सारे प्लांट में ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट के फ्लावर में ये सारे पार्ट्स ड्राई होकर फॉल ऑफ हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट में बचे हुए रहते हैं। जैसे अगर हम सेपल्स की बात करें जो कलरफुल पार्ट है, तो आप सबने देखा होगा टोमेटोज में भी ये सेपल कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बचे हुए रहते हैं, है ना। या फिर अगर ब्रिंजल बैगन के केसेस में भी आप देखेंगे तो ये चीजें बचे हुए रहते हैं। तो यह स्ट्रक्चर कुछ प्लांट में जो है वो बचा हुआ रह सकता है, रिमेनिंग रह सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये ड्राई हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, तो ये तो आपने देख लिया पहला चेंजिंग की क्या आएगा, ये सब फ्लोरल पार्ट्स जो है वो सूख जाएंगे, हट जाएंगे इससे, है ना। अब इसके बाद इसके अंदर क्या चेंजिंग आता है, क्या परिवर्तन आता है ना। तो फ्लावर का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। तो ये पेडिसेल जिसके सहारे ये ब्रांच या स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर का जो सोलेन पार्ट है वो है थाइलमस, और इसके ऊपर क्या है, ओवरी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल, और सबसे ज्यादा जो कॉमन ओव्यूल था एंजियोस्पर्म्स में वो क्या था, इन्वर्टेड टाइप का जो ओव्यूल था, है ना, जो उल्टा टाइप का था, जिसमें माइक्रोपाइलर रीजन नीचे की तरफ है और सेलेजल रीजन ऊपर की तरफ है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से, है ना। ये जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एम्ब्रियो के फॉर्म में। तो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपने देखा, जाइगोट कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, एम्ब्रियो के फॉर्म में। क्लियर। इसके बाद एक और न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर क्या बनाया था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में। क्लियर। किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में, है ना। तो दो चेंजिंग आपने देखा, जाइगोट कन्वर्ट हुआ किसमें, एम्ब्रियो के फॉर्म में, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ किसमें, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के टाइम आपने देखा था कि एक सिनर्जिड जो था वो डिजनरेट हो रहा था और एक बचा हुआ था। तो यहाँ पर
दोनों जो सिनर्जिड सेल है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, फाइनली वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना। तो यहां पर लिख सकते हैं डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल। क्लियर, ये डिजेनरेट हो जाएंगे। 3 चेंजिंग आपने देखा। इसके बाद चैलेंजर इन की तरफ क्या था, एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल भी क्या हो जाते हैं, ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं ना। तो इसे भी लिख सकते हैं डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, यानी कि एंटीपोडल सेल भी क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद अब देखिए, तो ये तो देख लिया आपने ओव्यूल के अंदर, जैसे जाइगोट कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्ब्रियो के फॉर्म में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में, है ना। और इसके बाद जो सिनर्जिड सेल था ये डिजेनरेट हो गया, एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां जो एम्ब्रियो सैक है, क्लियर, इसके चारों तरफ क्या होता है, न्यूसेलस। क्लियर। तो न्यूसेलस का ही यूज करके ये अंदर सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, है ना। तो न्यूसेलस का क्या होता है, यूज्ड अप, इसका उपयोग कर लिया जाता है। क्लियर। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ जैसे आगे हम बताएंगे कि सीड क्या है। फिलहाल कुछ एम्ब्रियो या फिर इसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उस एक्टिविटीज में जो न्यूसेलस है वो बचा हुआ रह जाता है। ऐसे जनरली क्या हो रहा है, उसका यूज हो जा रहा है लेकिन कुछ में बचा हुआ रह जाता है ना। तो उसका क्या होता है, उससे पहले ये समझिए कि ओवरी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अभी तक हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या देखा, ये एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल, पेटल्स जो है ड्राइड हो जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा जाइगोट किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, एम्ब्रियो के फॉर्म में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सिनर्जिड सेल क्या होगा, ये डिजेनरेट हो जाएगा। एंटीपोडल सेल क्या होगा, ये भी डिजेनरेट हो जाएगा, है ना। और न्यूसेलस जो है इसका भी यूज कर लिया जाएगा। क्लियर। अब ये जो ओवरी है, ये ओवरी क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के फॉर्म में। क्लियर। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ओवरी, फ्रूट। तो अगर ओवरी के डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसके बाद जो है वो ओवरी का डेवलप फॉर्म है कौन, फ्रूट। तो फ्रूट को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओव्यूल किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, सीड के फॉर्म में, है ना। अब आप देख रहे थे कि ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर था जिसको हम लोग कह रहे थे इंटेगमेंट। ये इंटेगमेंट किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सीड कोट के फॉर्म में, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आ गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के। क्लियर है। अब देखिए ये जो सीड बन के तैयार हुआ, क्लियर है, इस सीड में क्या है, इस सीड में न्यूसेलस था जिसका इस्तेमाल हो चुकी, ये कंप्लीट ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सीड में, है ना। और अगर इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर वो न्यूसेलस बचा हुआ है तो वो सीड बनने के बाद भी बचा हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह के सीड को क्या कहेंगे, तो सीड विथ परसिस्टेंट न्यूसेलस। क्लियर। अगर इसमें न्यूसेलस रिमेन्स है, बचा हुआ है, तब इसको कहेंगे पेरीस्पर्मिक सीड। क्लियर। और इसका कॉमन एग्जांपल है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जिसको हम लोग कॉमनली काली मिर्च कहते हैं, है ना। उसमें आप देखेंगे उसके बाहर के कवर को हटाकर तो उसके अंदर भी भुरभुरा टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है और उसके अंदर एक छोटा सा सीड होता है ना। तो सॉरी, उसमें एक अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप जो बाहर के कवर को हटाने के बाद अंदर से जो पाउडरी सब्सटेंस आप पाओगे, दैट इज रिमेन्स न्यूसेलस, है ना, वो न्यूसेलस है। तो अगर किसी सीड में न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है, कंप्लीटली यूज नहीं होता, तो ऐसे सीड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड। क्लियर। एक बार फिर से हम देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में चेंज आया। सबसे पहले फ्लोरल पार्ट्स जैसे एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल, पेटल्स जो है जनरली ड्राइड हो गए, फॉल ऑफ हो गए, है ना। इसके बाद जाइगोट कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्ब्रियो के फॉर्म में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया कन्वर्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में, है ना। न्यूसेलस यूज्ड अप हो गए एम्ब्रियो सैक के अंदर के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में।
इसके बाद एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो गया, सिनर्जिड सेल डिजेनरेट हो गया, ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट के फॉर्म में, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के फॉर्म में, और इंटेगमेंट कन्वर्ट हो गया सीड कोट के फॉर्म में। अगर न्यूसेलस बचा हुआ रह गया तब हम इसे कहेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर। अब देखिए इसके बाद आते हैं इंडोस्पर्म। थोड़ा सा इस बात को समझना है कि ये जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, लेकिन जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में कब डेवलप होगा? जब इसे न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो इसको न्यूट्रिशन देगा कौन? क्लियर। तो इस बात को समझना है कि यहाँ पे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इसकी प्लॉइडी क्या है? ये भी 3n है और ये भी 3n है। क्लियर है। ये आप पहले भी देख चुके थे। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो है वही डिवाइड होकर कुछ टिश्यू बनाता है, और उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर है। उसे क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म, है ना। तो इंडोस्पर्म एक्चुअली न्यूट्रिटिव टिश्यू है, उसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है, और उसी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के फॉर्म में। अगर ये क्वेश्चन है कि विच विल फॉर्म फर्स्ट, पहले कौन बना, एम्ब्रियो या इंडोस्पर्म? क्लियर। तो यहां पर आंसर होगा इंडोस्पर्म, क्योंकि जब तक इंडोस्पर्म बनता नहीं है तब तक जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। तो जाइगोट बनने के बाद भी कुछ समय तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है ना। तो जाइगोट विल स्टार्ट डिवीजन टू फॉर्म embryo just after formation of a less amount of endosperm। जब तक थोड़ी मात्रा में इंडोस्पर्म बन नहीं जाते तब तक जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होना स्टार्ट नहीं होता है ना। तो अब जानते हैं इंडोस्पर्म के बारे में कि वो है क्या एक्चुअली, और उसके टाइप क्या हो सकते हैं, है ना। तो ये तो जान गया कि इंडोस्पर्म क्या है। वो टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? जाइगोट को एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होने के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपने देखा ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और क्या है? ये रिजर्व फूड स्टोर करता है, रिजर्व रखता है ये फूड को, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और, जैसे ये जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्म में? एम्ब्रियो के फॉर्म में। क्लियर। और यूज किसका कर रहा है न्यूट्रिशन के लिए? इंडोस्पर्म का। तो इंडोस्पर्म इसी पार्ट में बन रहे हैं, ये बीच का जो स्पेस है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसी में इंडोस्पर्म यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया, पूरी तरह से ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया, और ये जितना इंडोस्पर्म बचा था उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। क्लियर। इंडोस्पर्म का इस्तेमाल हो रहा है एम्ब्रियो को डेवलप होने में। अगर इंडोस्पर्म ज्यादा बन गया, जरूरत से ज्यादा, या फिर पूरा इंडोस्पर्म के इस्तेमाल किए बगैर जो है वो एम्ब्रियो फुली फॉर्म में डेवलप हो गया, तब क्या होगा? इंडोस्पर्म रिमेन्स, बचा हुआ रह जाएगा, है ना। तो ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, पूरी तरह से यूज्ड नहीं होता है, तब हम ऐसे सीड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर हो रहा है। इंडोस्पर्मिक सीड और पेरिस्पर्मिक सीड बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इन केस ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड न्यूसेलस विल रिमेन्स, यहाँ पे क्या होगा? बचा हुआ क्या होगा? न्यूसेलस। लेकिन इन केस ऑफ इंडोस्पर्मिक सेल यहाँ क्या बचा हुआ होगा? इंडोस्पर्मिक सेल के केस में इंडोस्पर्म बचा हुआ रहेगा, है ना। और अगर इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड कर गया एम्ब्रियो के द्वारा, तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, है ना। अब देखिए जो इंडोस्पर्म बनके तैयार हुआ उसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर इंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोवियल इंडोस्पर्म, है ना। अब देखिए ये तीनों को समझना है। सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, ये क्या है? इसके एग्जांपल में लिखा हुआ है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आप समझते हैं, कोकोनट में जो मिल्की वाटर होता है वो इंडोस्पर्म है ना। इसलिए वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है ना। तो वो कोकोनट का मिल्की वाटर किस टाइप का है? वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। अब तीनों में डिफरेंस समझना कि फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या है, सेलुलर इंडोस्पर्म क्या है, और हेलोवियल इंडोस्पर्म क्या है ना। तो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है। क्लियर। क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कैसा था? 3n, ये 3n था, है ना। इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, माइटोटिक डिवीजन। किस टाइप का डिवीजन? माइटोटिक, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले
डिवीजन होने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है, यही होता है ना। तो मान लीजिए सिर्फ कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म हो, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, इस तरह से, क्लियर। तो यहां पर अगर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होते रहे, सेल का डिवीजन ना हो, तो ये जो कंप्लीट कंटेंट है विथ मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट ही क्या है, यही है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब समझ में आया कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या है, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड हुआ है, इसमें सेल का डिवीजन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस कंटेनिंग जो फ्लूइड होता है कोकोनट वाटर में, तो कोकोनट के अंदर, तो वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है ना। अब देखिए सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है ना, और इसमें एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस भी कैसा है, 3n, चूंकि ये एंडोस्पर्म है तो 3n होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, क्लियर है। अब जो पेरिफेरल रीजन में न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसके चारों तरफ सेल वॉल बन गया, इसके चारों तरफ भी सेल वॉल बन गया, इसके चारों तरफ सेल वॉल बन गया, इस तरह से, और ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ है किस फॉर्म में, सेल के फॉर्म में, है ना। तो इसके सेंट्रल रीजन में अभी भी फ्री न्यूक्लियस है बहुत सारे। तो सेंट्रल रीजन में जो पार्ट है वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन पेरिफेरल रीजन में वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन गया, यानी कि वो सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जब ये सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तब क्या हो गया, ये जो पार्ट्स है ये हो गया आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, है ना। तो कोकोनट के केसेस में आप देखे होंगे कि सेंट्रल पार्ट में फ्लूइड मिल्की वाटर भरा हुआ है, तो वो मिल्की वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और उसके पेरिफेरल रीजन में जो व्हाइट शीथ बनता है, उजला शीथ बनता है, वो एक्चुअली सेल्यूलर एंडोस्पर्म है ना। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल भी हम कोकोनट में ले सकते हैं, व्हाइट मैटर जो हम ईडेबल होता है जिसको हम लोग खाते हैं एक्चुअली, है ना, और जो मिल्की वाटर है वो क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। तीसरा है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में क्या होता है, हेलोबियल टाइप में सपोज मान लीजिए कि ये एक सेल है और इसका न्यूक्लियस है ना। मान लीजिए ये सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बना दिया इस तरीके से, क्लियर। और इसके बाद जब थर्ड टाइम डिवीजन हुआ तो एक सेल डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाया, और 2 सेल डिवाइड होकर 2 नेक्स्ट सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना दिया। तो इस केसेस में क्या कर रहे हैं, और मान लीजिए थर्ड टाइम फिर से डिवीजन हुआ और ये फिर से न्यूक्लियस 4 हो गए, और यहाँ पर सेल भी 4 हो गए, इस तरह से। तो हेलोबियल टाइप में क्या होगा, इसमें कुछ जो होगा वो किस टाइप का हिस्सा होगा, इसमें कुछ हिस्सा जो होगा वो फ्री न्यूक्लियर होगा, और कुछ हिस्सा जो होगा वो कैसा होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का होगा, है ना। तो दोनों जो होगा वो मिक्स होगा, इसमें दोनों चीजें, क्लियर है। ये जनरली किस में होगा, मोनोकॉट्स में होगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपने इस लेक्चर में क्या सीखा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होता है, क्लियर है। इसके बाद आपने देखा कि एंडोस्पर्म क्या है, ये एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये फूड को रिजर्व करता है। अगर सीड में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज्ड कर लिया गया तब हम इसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं। और अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ रह गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी, तब हम ऐसे सीड को कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, जिसके बारे में हम और आगे भी जानेंगे, है ना। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये कैसा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि इसमें सिर्फ क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, लेकिन साइटोकाइनेसिस परफॉर्म नहीं हुआ है। सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि इसमें एंडोस्पर्म सेल के फॉर्म में है, बहुत सारे सेल के फॉर्म में, और हेलोबियल टाइप में दोनों ही हिस्से प्रेजेंट है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में और आगे हम जानेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे ये जाइगोट से एम्ब्रियो बना, तो ये एम्ब्रियो किस टाइप का बनता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मोनोकॉट प्लांट में भी जानेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, और डाइकॉट प्लांट में भी जानेंगे एम्ब्रियो कैसे बनता है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।